now. Dear students, today we'll discuss another uh, component of the working capital, that is inventory. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपको शायद याद है हमने बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, उसके 4 कंपोनेंट्स पे हम बात करने जा रहे थे। पहला कंपोनेंट कैश का था, वो उस पर हम बात कर चुके हैं। दूसरा कंपोनेंट था मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पे, उस पर हम बात कर चुके हैं। तीसरा कंपोनेंट था अकाउंट रिसीवेबल, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। कुछ बेसिक चीज़ें हम इन्वेंट्री के हवाले से सीखते हैं, फिर इसके हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल फर्म, एक परफॉर्मिंग फर्म जो है वो अपनी इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या है? इन्वेंट्रीज फॉर्म अ लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली इन्वेंट्री होता है कि जब हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम ज़ाहिर है रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा पोर्शन आपका इन्वेंट्री का होता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। इसके बाद जाके हम क्या करते हैं, सेल आउट करते होते हैं। तो बेसिकली इन्वेंट्री क्या करती है, प्रोडक्शन और सेलिंग प्रोसेस को आपस में कनेक्ट करता है। अगर हम इन्वेंट्री पे गौर करें तो 3 किस्म की इन्वेंट्री हम देख सकते हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज होती है, वर्क इन प्रोसेस होता है, यानी वो काम जो अभी प्रोसेस में चल रहा है, जो फिनिश नहीं हुआ है। और तीसरी किस्म के इन ट्रांजिट इन्वेंट्रीज हैं कि जो अभी हमने ऑर्डर की हुई लेकिन अभी तक हमारे वेयर हाउस में नहीं पहुंची हुई। ये इन्वेंट्री की 3 किस्म की टाइप्स है। और एक होती है हमारे पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, कि वो इन्वेंट्री जो हमने वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है और उनको हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये चारों किस्म के इन्वेंट्रीज पे हम बात करेंगे कि हम इससे बेसिकली इसको मैनेज कैसे करेंगे, राइट। Inventory provides flexibility for the firm in purchasing, production scheduling, efficient servicing of customer demands होती है। इन्वेंट्री बेसिकली हम ये देखते हैं कि हम परचेजिंग किस तरह करें, कितने क्वांटिटी ऑर्डर करें, कहाँ से परचेज करें, और परचेज करने के बाद उसको हम प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे मेंटेन करें, यानी हम इसको फैक्ट्री में या प्रोसेस में कैसे डालें। और फिर एफिशिएंट सर्विसिंग ऑफ कस्टमर डिमांड, जो हमें डिमांड आती है उसको हम एफिशिएंटली कैसे सर्व करें। उनके जो डिमांड है उसको हम कैसे पे सेल आउट करें, उनके जो डिमांड है इनको हम मुताबिक चीज़ें प्रोड्यूस करके दे दिया करें। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, यानी फर्म को कितनी इन्वेंट्री खरीदनी चाहिए, ये एक बड़ा कंसर्निंग इशू होता है फर्म के अंदर। हाउ डज अ फर्म डिटरमिन द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री? इसके लिए वो एक प्रोसेस इस्तेमाल करता है, हम वी कॉल देम एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि कंपेयर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, परचेजिंग एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। बहुत सिंपल सा काम होता है। हम ये कंपेयर करते हैं कि प्रोडक्शन की जो इकोनॉमीज होती है, इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन होती है, परचेजिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग जो हम करते हैं, इन सब की जो बेनिफिट्स हैं इसको हम सेट ऑफ करते हैं, कंपेयर करते हैं अगेंस्ट दी कास्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री जो हम करते हैं उसके अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ करते हैं। अगर हमारे बेनिफिट ज़्यादा हो, कास्ट कम हो, तो इस लेवल तक हम अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाते जाएंगे। उस लेवल पे हम जाके स्टॉप कर लेंगे जिस लेवल पे हमारी इन्वेंट्री का जो लेवल होगा, उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो कम होंगे और उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड कास्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस लेवल पे हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। हम इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ABC क्या है कि ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें एक्सपेंसिव जो इन्वेंट्री के आइटम्स होते हैं वो उसको हम बहुत ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेकआउट करते होते हैं। और जो बी लेवल कैटेगरीज की जो इन्वेंट्री होती है उसको हम लेस रेगुलसली हम चेक करते होते हैं। और सी कैटेगरीज ये सप्लाईज टाइप की चीज़ होती है जिसको हम बाय करते हैं, बस अपनी जो लेवल होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम मेंटेन करते होते हैं। सो ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल यूज करते हैं कि जो एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं उसको हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिव्यू करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, उसकी प्राइस मार्केट में चेक करते हैं। और ये भी देखते हैं कि उसमें कोई वेस्टेज ना हो, ज़ाया ना हो, क्योंकि ये एक्सपेंसिव इन्वेंट्री का आइटम्स होता है। इसकी कैरेजिंग कास्ट और इसकी जो, अगर हम
सपोज मेडिसिन या इस तरह के फर्म्स में अंदर जो इन्वेंट्री ये होती है ये काफ़ी कास्टली होती है। ये अगर हम बहुत ज़्यादा बल्क में खरीद लेते हैं, हो सकता है ये ख़राब हो जाए, हो सकता है कि लेटर ऑन मार्केट में वेरिएशन आ जाए, प्राइस कम हो जाए, तो ये हमारे प्रोडक्शन कास्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देते हैं। तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा रेगुलरली चेकआउट करते रहते हैं। ओके, हाउ मच टू ऑर्डर, ये एक क्वेश्चन है कि हम कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करें, एक ऑर्डर में कितनी इन्वेंट्री बाय करें। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमल क्वांटिटी टू ऑर्डर डिपेंड्स ऑन फोरकास्ट यूजेज। हम ये फोरकास्ट करेंगे कि हमारा इस्तेमाल कितना है, ऑर्डरिंग कास्ट कितनी है, ये दूसरा फैक्टर है जिसको हम देखेंगे। और तीसरा फैक्टर है जो वो हम देखेंगे वो है कैरिंग कास्ट, कि जो हम इस इन्वेंट्री को कैरी करेंगे इस कैरिंग कास्ट हमारी कितनी आएगी। इन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगी हमारे हाउ मच टू ऑर्डर अ क्वांटिटी, यानी हम अपनी इन्वेंट्री कितने क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे। ये तीन फैक्टर्स होंगे इस पे, ये बड़ा अहम रोल प्ले करते होते हैं कि फोरकास्ट ऑफ यूजेज कितना है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है और कैरिंग कॉस्ट कितना है। ऑर्डरिंग कैन मीन इधर द परचेज और प्रोडक्शन ऑफ दैट। ऑर्डर से हमारा मुराद ये या तो हम परचेज करेंगे या उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो वट एवर, या परचेज करने से इसका ताल्लुक हो या उसको प्रोडक्शन के हवाले से हो, दोनों हवाले से हम इसको चेकआउट करेंगे कि वो हमारा कितना होता है। टोटल इन्वेंट्री कास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला आपके सामने में डिस्प्ले किया। टोटल इन्वेंट्री कास्ट इज इक्वल टू सी इंटू क्यू बाई 2 प्लस ओ इंटू एस बाई क्यू। इसमें सी क्या है, सी कैरिंग कास्ट पर यूनिट पर पीरियड है। सी क्या चीज है, कैरिंग कास्ट है। ओ क्या चीज है, वो ऑर्डर कास्ट है, पर ऑर्डर है। एस क्या चीज है, टोटल यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल यूजेज ड्यूरिंग। और क्यू है टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, एनुअल क्वांटिटी जो हमें चाहिए होती है, एवरेज इन्वेंट्री जो हमें चाहिए होती है वो है। इससे हम इन्वेंट्री कास्ट को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसी चीज से हम एक और चीज कैलकुलेट करते हैं, इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। What is economic order quantity? The quantity of an inventory item to order so that total inventory costs are minimized over the firm's planning period. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को सादा लफ्ज़ में हम यूँ समझते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी में अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करें सो दैट उसकी ओवरऑल जो कास्ट है वो मिनिमम पे चला जाए, मिनिमम कास्ट हो जाए। ये हम डिटरमिन कैसे करते हैं, ईओक्यू लेवल को। फार्मूला इसका बहुत सिंपल है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ओ मल्टीप्लाइड बाय एस डिवाइडेड बाय सी। ओ ऑर्डर क्वांटिटी है, एस अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड है, और सी कैरियर कॉस्ट है। इन दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और सी पे डिवाइड करके इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आंसर जो होगा वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का होगा। यानी इतनी अगर क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे हम इन्वेंट्री को, तो इस सूरत में हमारी जो कास्ट होगी वो मिनिमम होगी, राइट। एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक एग्जाम्पल करते हैं। Bascom Under is attempting to determine the economic order quantity for fabric used in the production of baskets. Basket owners baskets प्रोड्यूस करती है फैब्रिक की, तो उसके लिए हम डिटरमिन करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करे। तो इसके लिए पहली चीज़ है कि इसकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। 10,000 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक वर यूज्ड एट अ कांस्टेंट रेट लास्ट पीरियड। लास्ट पीरियड में हमने 10,000 यार्ड्स ऑफ फैब्रिक यूज किया, तो ये लास्ट ईयर की क्वांटिटी हमें मिल गई कितनी कंज्यूम हुई है। ईच ऑर्डर रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डरिंग कास्ट ऑफ $200। कास्ट पर ऑर्डर कितना है, $200 है। कैरिंग कास्ट आर $1 पर ईयर ओवर द 100-day प्लानिंग पीरियड। कैरिंग कास्ट जो है हमारा $1 है, लेकिन हम ये प्लानिंग पीरियड हमारा कितना है, 100 डेज का है। 100 डेज का प्लानिंग पीरियड कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कैरिंग कास्ट बनता है $1। सो व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी होगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। We will solve for the economic order quantity given that ordering costs are $200 per order. Total usage over the period was 10,000 units and carrying cost are $1 per yard यूनिट है हमारा, राइट। तो इसको फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला आपके सामने था 2 इंटू ओ मल्टीप्लाइड बाय एस डिवाइडेड बाय सी। ये हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला था। 2 मल्टीप्लाइड बाय
कैरी कास्ट पर ऑर्डर कितना है $200, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय एनुअल यूजेज। एनुअल यूजेज हमारा है कितना 10,000 यार्ड्स है, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाय $1। सो इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 2000 यूनिट्स। अब 2000 का मतलब क्या होगा कि हम हर दफा जब 2000 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे इस पर हमारी जो कास्ट आएगी वो मिनिमम होगी। अगर हम इससे कम मंगवाएंगे तो भी हमारी कास्ट बहुत ज्यादा होगी, और अगर हम इससे ज्यादा मंगवाएंगे इस सूरत में भी हमारी कास्ट जो होगी वो ज्यादा होगी। मिनिमम कास्ट हमें कहां मिलेगी जब हम 2000 यूनिट ऑर्डर करेंगे, एक ऑर्डर में 2000 यूनिट ऑर्डर करेंगे, राइट। इससे अबाउ जाएंगे तब भी हमारी कास्ट ज्यादा होगी, इससे बिलो जाएंगे तब भी हमारी कास्ट ज्यादा होगी। तो लिहाजा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कितनी क्वांटिटी में हम ऑर्डर करेंगे उसमें हमारी इकोनॉमी मिलेगी वो हमें होगी 2000 यूनिट्स में होगी, राइट। ओके, टोटल इन्वेंट्री कास्ट क्या चीज है? ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट द मिनिमम पॉइंट इन टोटल इन्वेंट्री कास्ट है। ओके, ये अगर आप यहां से देखें, ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ है। ग्राफ के जरिए मेरे इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऑर्डर साइज है और वर्टिकल एक्सिस पे कास्ट है, राइट। ये ऑर्डर टोटल ऑर्डरिंग कास्ट है रेड लेवल पे। जाहिर है ऑर्डर कास्ट के साथ मामला ये होता है कि जैसे जैसे हम साइज ऑफ ऑर्डर को बढ़ाते जाएंगे तो टोटल ऑर्डर कास्ट कम होती जाएगी। ये तो हमें कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जांपल हम लाहौर से कुछ चीजें मंगवाते हैं यहाँ एबटाबाद में, तो अगर हम 1 यूनिट मंगवाएंगे तो हमारी कास्ट पर ऑर्डर ज्यादा होगी, 2 यूनिट मंगवाएंगे तो वो कास्ट 2 यूनिट पे डिवाइड होगी। अगर हम 100 यूनिट मंगवाएंगे तो 100 पे डिवाइड कर लेंगे और कम हो जाएगी। इस तरह अगर 1000 यूनिट करेंगे तो ऑर्डर कास्ट और मिनिमम होता जाएगी। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इसको ऑर्डर साइज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होता जाएगा, टोटल कैरिंग कास्ट ऑर्डर कास्ट कम होती जाएगी, राइट। टोटल इन्वेंट्री कास्ट क्या है? टोटल इन्वेंट्री कास्ट जैसे जैसे हम इन्वेंट्री का साइज बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री कास्ट बढ़ती जाएगी, राइट। और टोटल कैरिंग कास्ट ये प्रोपोर्शनल होता है। जब जितना हम क्वांटिटी ऑर्डर ज्यादा करेंगे इतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, कास्ट ज्यादा होगी। अगर हम इतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो हमारी कास्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी, राइट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैरिंग कास्ट। जितनी ज्यादा हम ऑर्डर करेंगे तो कैरिंग कास्ट भी बढ़ेगा। तो अगर आप 3 किस्म के कास्ट को जरा गौर से देखिएगा, टोटल ऑर्डर कास्ट क्या होगा, ऑर्डर साइज से कम होता जाता है। इन्वेंट्री कास्ट इनिशियली कम होती है फिर बढ़ती है, लेकिन कैरिंग कास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना इंक्रीज करेंगे ऑर्डर साइज में इतना इंक्रीज आएगा उसकी कास्ट में आएगी। ओके, क्वेश्चन एक होता है इन्वेंट्री के हवाले से व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करेंगे। इसमें कुछ इश्यूज हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी। इश्यूज टू कंसिडर, सबसे पहले हम लीड टाइम को कंसिडर करेंगे, यानी हम अपनी इन्वेंट्री को कब ऑर्डर करेंगे इसके लिए हमें 3-4 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात जो है वो ये समझनी पड़ेगी लीड टाइम हमारा कितना है। लीड टाइम क्या है? द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर फॉर एन इन्वेंट्री आइटम एंड व्हेन द आइटम इज रिसीव्ड इन इन्वेंट्री। लीड टाइम ये होता है कि जब हम ऑर्डर करते हैं जिस दिन और जिस दिन हम इन्वेंट्री रिसीव करते हैं, तो इन दरमियान में कितने टाइम का डिफरेंस होगा, गैप कितना होगा, इस गैप को हम क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम ऑर्डर करते हैं और इन्वेंट्री हमें ठीक 7 दिन के बाद पहुंचती है, तो इसका मतलब है हमारा लीड टाइम कितना हो गया, 7 डेज होगा। सो जब ऑर्डर करेंगे कब करेंगे, हमें इसके लिए अपना लीड टाइम देखना पड़ेगा कि हमारा लीड टाइम कितना है। लीड टाइम के अलावा हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं ऑर्डर पॉइंट कितना है। द ऑर्डर पॉइंट क्या चीज है कि द क्वांटिटी टू विच इन्वेंट्री मस्ट fall in order to signal that an order must be placed to replenish an item. ऑर्डर पॉइंट ये होता है कि हमारी जो वेयरहाउस में माल पड़ा होता है वो कितने लेवल पे गिर जाएगा, सो दैट उस लेवल पे पहुंचेगा तो हम रीऑर्डर करेंगे। उस पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्डर पॉइंट कहेंगे। ये ऑर्डर पॉइंट क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, लीड टाइम को हम डेली यूजेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो उसको हम ऑर्डर पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा डेली यूजेज है 100 यूनिट्स है, लीड टाइम हमारा 7 डेज है, तो 700 यूनिट्स जो होंगे हमारा क्या होगा, ऑर्डर पॉइंट होगा। यानी हमारे इन्वेंट्री वेयरहाउस में इन्वेंट्री का जब लेवल 700 यूनिट पे आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 700 यूनिट पर हम दोबारा से ऑर्डर करेंगे। ये वो लेवल होगा जिस पे हम री ऑर्डर करेंगे अपनी इन्वेंट्री को। इसको हम कहते हैं ऑर्डर पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल एक करते हैं ऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। आपके सामने एग्जाम्पल मैंने डिस्प्ले की, जरा पढ़ते हैं। जूली मिलर ऑफ बास्केट वंडर हैज डिटरमिन्ड that it takes only 2 days to receive the order of fabric after the placement of the order। जूली मिलर ने ये डिटरमिन किया है कि 2 दिन का टाइम है जिस दिन हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और जब हम वो आइटम एक्चुअली हमारे पास हमारे वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब है लीड टाइम कितना हो गया, 2 दिन का हो गया। व्हेन शुड जूली ऑर्डर मोर फैब्रिक्स, उसे कब ऑर्डर करना चाहिए। अब देखते हैं कि लीड टाइम कितना है, 2 डेज है। डेली यूजेज कितने हैं, 10,000 यार्ड्स हैं और 100 डेज की प्लानिंग पीरियड है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन भी किया था कि एनुअल यूजेज हमारा 10,000 यार्ड्स है और प्लानिंग पीरियड कितना है, 100 डेज है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास 100 यार्ड्स पर डे आ गया। इसका मतलब है एक दिन के अंदर हम 100 यार्ड धागा इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्डर पॉइंट कितना होगा, लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय डेली यूजेज। लीड टाइम 2 है और डेली यूजेज 100 है, 2 इंटू 100 हमारे पास 200 यार्ड आ गया। इसका मतलब ये होगा कि जिस वक्त हमारी इन्वेंट्री यानी वेयरहाउस में इन्वेंट्री का लेवल 200 यार्ड रह जाएगा तो हम फौरन से दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देंगे, क्योंकि 2 दिन के में जो वो जब तक वो ऑर्डर किया हुआ माल पहुंचेगा तब तक जो हमारा पिछला माल पड़ा हुआ है 2 दिन का वो हम यूज करते जाएंगे। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन दूसरा ऑर्डर पहुंच जाएगा तो हम अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकेंगे। राइट। एग्जाम्पल ऑफ व्हेन टू ऑर्डर, ये अगर आप देख लीजिएगा हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू हमने डिटरमिन किया। इसमें एक्स एक्सेस पे हमारा डेज है और वाई एक्सेस पे हमने यूनिट डिस्प्ले किए हुए। राइट। टाइम, लीड टाइम आपने मैंने बताया कि 2 दिन का है, कि जिस दिन हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल खत्म हो जाएगा तो हम री ऑर्डर करेंगे आफ्टर 2 डेज। 2 डेज के बाद हम अपना नया ऑर्डर करेंगे, उस वक्त तक हमारी इन्वेंट्री पहुंच आ जाएगी। तो इससे हमें अपनी पॉइंट का पता चल जाएगा, ये वो पॉइंट है जहां से हम री ऑर्डर करेंगे। क्योंकि इससे अगर हम लेट ऑर्डर करेंगे तो होगा फिर क्या कि हमारे पास स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट मीन्स हमारे पास प्रोडक्शन के लिए कोई इन्वेंट्री नहीं बचेगी और जिसकी वजह से प्रोडक्शन मुतासर होगी और कुछ दिन प्रोडक्शन हमें नहीं मिला करेगी। राइट। इसके अलावा एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या है, सेफ्टी स्टॉक को हम कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक हेल्ड इन रिजर्व एज अ कोहेशन अगेंस्ट द अनसर्टन डिमांड और यूजेज एंड रिप्लेनिशमेंट लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक ये होता है कि कुछ हमारे पास अनसर्टन डिमांड आ जाती है मार्केट में, ये डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, या हमारे शायद लीड टाइम में थोड़ा डिले हो जाए। हमने 2 दिन का कहा, हो सकता है 3 दिन में डिले हो जाए। तो इस डिले के लिए फिर हमारे पास सेफ्टी स्टॉक भी होना चाहिए। राइट। सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता हमारी इन्वेंट्री लेट पहुंचे तो हम अपनी सेफ्टी स्टॉक से अपना वक्त गुजार सके ताकि स्टॉक आउट का हमें मसला ना हो। उसी our previous example assume certain demand and lead time when demand and our lead time are uncertain when the order point is, order point किसके बराबर है, average lead time multiplied by average daily use plus safety stock। ऑर्डर पॉइंट में एक और चीज हम ऐड करेंगे, सेफ्टी स्टॉक भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डर पॉइंट में हमने अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल नहीं किया। तो हम अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल कर लेंगे तो हम सेफ्टी स्टॉक भी इसमें ऐड कर लेंगे ऑर्डर पॉइंट में। तो उसका मतलब हमारा न्यू ऑर्डर पॉइंट क्या होगा, एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डेली यूज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें सेफ्टी स्टॉक को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। राइट। अगर हम यहां पे देख लीजिएगा सेफ्टी स्टॉक में अगर हम रखें, सेफ्टी स्टॉक हमारा 200 यूनिट है, तो इसका मतलब है हमारा री ऑर्डर पॉइंट क्या होगा, वो यहां पे आ जाएगा। पिछले ग्राफ में देख लीजिएगा हमने सेफ्टी स्टॉक नहीं डाला था, तो सेफ्टी स्टॉक नहीं डाला था तो फिर हमने री ऑर्डर पॉइंट यहां पे था।
अब हमने सेफ्टी स्टॉक भी इसमें डाल दिया तो हमारा री ऑर्डर पॉइंट क्या होगा, 200 यूनिट्स होगा। यानी 200 यूनिट्स के ऊपर करेंगे तो हमारे पास री ऑर्डर पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने सेफ्टी स्टॉक भी रखा हुआ है कि अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए या हमारी इन्वेंट्री की जहाँ वेयर हाउस तक पहुंचने में कोई डिले आ जाए तो उसके लिए हम सेफ्टी स्टॉक का भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। हाउ मच सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, व्हाट इज द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कितने, इट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द इन्वेंट्री डिमांड। क्या आप अपनी बिजनेस उसके नेचर को देख लीजिएगा कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है डिमांड के अंदर। हो सकता है कुछ नेचर बिजनेस ऐसे होते हैं जिनका कांस्टेंट किस्म का डिमांड होता है तो इसमें फिर अपनी ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक के लिए परेशान नहीं होने होते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है। कुछ मामले ऐसे जाते हैं जब इन्वेंट्री का डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इसका मतलब है फिर हमें अपनी सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा। सेकंड फैक्टर है अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द लीड टाइम। आपका लीड टाइम में अनसर्टेनिटी कितनी है। देखिए हमारे जैसे मुल्क है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेलवे का निज़ाम है, इसमें हमें पता चलता है कि अनसर्टेनिटी लीड टाइम में हो सकती है, रोड ब्लॉक हो सकते हैं, स्ट्राइक हो सकती है, किसी जगह रोड पे काम चल रहे होते हैं तो उसकी वजह से रोड बाज़ बात 4-4 5-5 घंटे रोड को बंद करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हमारा लीड टाइम में इफेक्ट होगा, अनसर्टेनिटी है। अगर ये सिचुएशन है तो हम फिर अपनी सेफ्टी स्टॉक को ज़्यादा रखेंगे। कास्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री, अगर हमारी इन्वेंट्री की कास्ट कितनी है, इन्वेंट्री को मेंटेनेंस कास्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हम सेफ्टी स्टॉक कम रखेंगे। अगर हमारी इन्वेंट्री को रनिंग कास्ट उसकी मेंटेनेंस कास्ट कम है तो फिर हम ज़ाहिर है फिर हमें सेफ्टी स्टॉक कम रखना पड़ेगा। और कास्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री का कैरिंग कास्ट कितनी है, ये 4 फैक्टर्स हैं जिससे जिससे सेफ्टी स्टॉक मुतासर होती है। अपना सेफ्टी स्टॉक का लेवल कितना होना चाहिए, हम इन 4 चीज़ों को देखेंगे, उस हिसाब से हम अपना सेफ्टी स्टॉक डिटरमिन करेंगे। ओके, हाँ, अगर हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जस्ट इन टाइम का। जस्ट इन टाइम क्या है, जस्ट इन टाइम इन अप्रोच टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन विच इन्वेंट्रीज आर एक्वायर्ड एंड inserted in production at exact time they are needed। यानी JIT एक ऐसा सिस्टम है जस्ट इन टाइम कि हम अपनी इन्वेंट्री लेवल सिर्फ अपने उस वक्त एक्वायर करेंगे, उस वक्त उसको बाय करेंगे जिस वक्त हमें जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन, एग्जैक्टली उसी टाइम। इसको हमने JIT सिस्टम कहते हैं। JIT सिस्टम की क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लाइंग दिस अप्रोच अ वेरी एक्यूरेट प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वहां पे काम करेगा जब हमारे पास इंतहाई एक्यूरेट किस्म की प्रोडक्शन एस्टीमेट हमारे पास हो और एफिशिएंट किस्म का इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने मेंटेन किया हो फर्म के अंदर, फिर तो हमारे पास इंतहाई JIT सिस्टम हम यूज कर सकेंगे। अगर हमारी प्रोडक्शन एस्टीमेट्स एक्यूरेट हो और इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक हो, हाईली एफिशिएंट परचेजिंग हो हमारी, रिलायबल सप्लायर्स हों, एफिशिएंट इन्वेंट्री हैंडलिंग सिस्टम हो, तो फिर हम JIT सिस्टम यूज करेंगे। JIT सिस्टम ई कॉमर्स के जरिए हम इसको रखते होते हैं और इसमें हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और हम इसको JIT सिस्टम के तहत काम करते हैं। आज तक के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह इस पे मजीद बात करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।